हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन प्लेन। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इसके हो चुके हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसको भी आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग बॉडी, ठीक है। चलो, टॉपिक नेम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इसको दूसरे नाम से क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच भी बोलते हैं। क्लोजेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है बच्चे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन टू बॉडीज मूविंग इन प्लेन। मूविंग इन प्लेन, एक प्लेन में अगर दो बॉडी घूम रहे हो, ठीक है बच्चे, तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इस चीज को हमें निकालना है। ओके बच्चे, मान लो, ठीक है, मान लिया हमने कि एक बॉडी यहां है, उसका नाम है ए, और एक बॉडी यहां है, इसका नाम है बी, ठीक है बच्चे। इसके बीच में इनिशियली कुछ डिस्टेंस रहा होगा, सब है ना। मान लो इसके बीच में इनिशियली कुछ डिस्टेंस रहा होगा और उसको हमने समथिंग मान लिया भाई डी, ठीक है। ये इनिशियली डिस्टेंस है इसके बीच में। अब मान लो ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया विथ स्पीड वी ए, और ये जो बॉडी है वो मान लो इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया विथ स्पीड वी बी। ओके, ये एंगल है सपोज थीटा ए, और इस एंगल को हमने क्या बोला बेटा, थीटा बी। आ रही बात समझ में आपको? तो यहां पर दो चीजें होती है, ये बेटा इस तरीके से आगे बढ़ रहा है लाइक दिस, और ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है लाइक दिस, ठीक है बच्चे। तो अगर दो चीजें हो सकती है, अगर दोनों एक साथ यहां पर इस पॉइंट पर पहुंचे, अगर दोनों एक साथ इस पॉइंट पर पहुंचे तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में कोलाइड हो जाएगा। वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे। अगर ये इधर से आ रहा है तो इधर से आ रहा है, दोनों एक ही समय पर अगर उस पॉइंट पर पहुंच जाए तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, उन दोनों के बीच में टक्कर हो जाएगा, ठीक है। एक तो हो सकता है कि कोलिजन हो जाए, लेकिन अगर आगे पीछे उस पॉइंट को पार किए तो फिर कोलिजन नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो फिर कोलिजन नहीं होगा। अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर दो सिचुएशन हो सकता है, एक कोलिजन होने का और एक कोलिजन नहीं होने का। जब कोलाइड होगा बेटा तो क्या होगा, और जब कोलाइड नहीं होगा तो क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कोलाइड होने की शर्त क्या होगी, क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि वो कोलाइड हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कंडीशन फॉर कोलाइडिंग मतलब टक्कर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो बेटा आप क्या करोगे, देखो इधर इसको VA को क्या कर लोगे, तोड़ लोगे। तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, VA cos थीटा A हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, VA sin थीटा A। ओके, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, VB cos थीटा B, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, VB sin थीटा B हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, VB sin थीटा B हो जाएगा। अगर इसको यहां पर टक्कर करना है बेटा, इसको टक्कर करना है तो दोनों को ही, है ना, दोनों को ही ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। इसको भी इतना दूर चलना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, और इसको भी इतना दूर चलना पड़ेगा सेम डायरेक्शन में। और टक्कर होने के लिए क्या जरूरी है बेटा, एक साथ वहां पर पहुंचना भी जरूरी है। आ रही बात समझ में? एक साथ वहां पर पहुंचना भी जरूरी है। क्लियर है ना? तो आपको पता है मैं ये अभी जो ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं, कांस्टेंट स्पीड के लिए ले रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ले रहा हूं। वेलोसिटी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। तो ये और ये टर्म क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो देखो एक समय बाद बोलता हूं, मान लो बोलता हूं कि t समय बाद यहां पर टक्कर होती है, यहां पर t समय बाद टक्कर होती है। तो बेटा डिस्टेंस क्या होता है ना, इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, y डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो VA sin थीटा A इंटू टाइम, है ना, ये इसके लिए हो गया। सिमिलरली इसके लिए भी क्या होना चाहिए, VB sin थीटा B है बेटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, VB sin थीटा B इंटू T। ये दूसरे वाले के लिए भी यही होना चाहिए,
दोनों बराबर डिस्टेंस तय करेंगे y एक्सिस पर, तभी जाकर के इनके बीच क्या हो पाएगा, कोलिजन हो पाएगा। आधी बात समझ में बच्चे? तो ये कोलिजन अगर करना है तो दोनों का ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बेटा चूंकि दोनों का LHS बराबर है तो RHS को भी क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। चलो करते हैं। तो VA sin थीटा A इंटू टी इज इक्वल टू VB sin थीटा B इंटू टी। तो बेटा ये T और ये T कैंसिल हो गया, तो देखो क्या रिलेशन आया, VA sin थीटा A इज इक्वल टू VB sin थीटा B। दैट मीन्स कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दोनों आपस में अगर इक्वल हो जाएं तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, टकरा जाएंगे। क्लियर है? दोनों आपस में टकरा जाएंगे, यही इसका कोलिजन का शर्त है। आ रही बात समझ में? यही इसके टकराने की कंडीशन है। अच्छे से समझ में आया बेटा? क्लियर है? इसको टकराने की कंडीशन क्या है, ये है। ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिजन। कंडीशन फॉर कोलिजन। ओके, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब बेटा, अब अगर देखो, अगर ये टकरा गया, ठीक है, अगर ये टकराया तो टकराने में कितना समय लगेगा, ठीक है, टकराने में समय कितना लगेगा। अच्छा देखो, इनिशियली इनके बीच में कितनी दूरी थी बेटा, ये d दूरी थी, है ना। इनिशियली इनके बीच में कितनी डिस्टेंस थी, d डिस्टेंस थी। जब ये मिल जाएगा बेटा, जब यहां मिल जाएगा तो इसने क्या किया, यहां मिला मतलब ये है ना, ये वाला लाइन, तो इसने इतना एक्स एक्सिस पर कवर किया और इसने इतना एक्स एक्सिस पर कवर किया, ठीक है। तो दोनों के बीच का अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। पहले दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना था, d था, और अब इसके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, ठीक है बेटा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, फाइनल है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रह गया, d रह गया। क्लियर है? फाइनली इसको कितना कवर करना है, d कवर करना है। तो उनके बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोल लो कितना है, d है। ओके बच्चे, और देखो इस एक्सिस पर, सिर्फ इस एक्सिस पर देखो तो ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, और दोनों क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो इनके बीच का जो रिलेटिव स्पीड होगा वो कितना होगा, आपको पता है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है। अच्छा, जब दोनों एक दूसरे की ओर चलेगा तो एक दूसरे के पास पहुंचेगा, है ना, पास पहुंच रहा है, इसको बोलते हैं बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इस कंडीशन में जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ठीक है बच्चे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अभी के कंडीशन में जो है वो कितना है बच्चे, देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है, एड अप हो जाता है। तो ये एड अप हो जाएगा बेटा, तो VA cos थीटा A प्लस VB cos थीटा B, ऐसा हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और उनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो कितना है बच्चे, d, ठीक है बच्चे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, d है। तो आपके पास वेलोसिटी है बेटा, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, क्या आप टाइम निकाल सकते हो, है ना। अगर हमें ये पूछा जाए कि कोलिजन में कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम बाद कोलिजन हो जाएगा, है ना। अभी मैं दो बातें बात की, है ना। एक तो ये कि कंडीशन क्या होगा टकराने की, और अगर हमें पता चल गया कि हाँ भाई टकरा रहा है तो कितने समय बाद टकराएगा, ये दूसरा पार्ट बोल रहा हूं मैं, दूसरी कंसेप्ट, ठीक है। तो पार्ट बी, टाइम टू कोलाइड या टाइम टू कोलाइड, ठीक है बच्चे। तो टी बराबर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये दो चीजें हो जाएगी हमारी, ठीक है बच्चे। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट d है, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, VA cos थीटा A प्लस VB cos थीटा B। दिस इज, तो इतना आपको क्या लगेगा बेटा, टाइम लगेगा, इतने टाइम बाद कोलिजन हो जाएगा। अच्छे से समझा बच्चे लोग, अच्छे से समझा। तो ये हो गई कहानी हमारी, क्लियर है। इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और फिर सीखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं।
ठीक है बच्चे, चलो एक एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो ये हो जाए 10 मीटर, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ये मान लो एंगल हो गया 37 डिग्री, ठीक है, ये मान लो 37 डिग्री, और ये स्पीड कितना है बेटा va, और ये मान लो स्पीड हो गया, ये हो गया 10, और ये थीटा ले लिया हमने, ये थीटा हमने ले लिया 53 डिग्री, ठीक है बच्चे, ये थीटा मैंने ले लिया मान लो 53 डिग्री। आ रही बात समझ में? तो मैं कह रहा हूं कि ये कोलाइड होता है, क्या होता है, कोलाइड होता है। तो कोलाइड होने के लिए VA क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ VA सो दैट बोथ द बॉडी कैन कोलाइड, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं, कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चे, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन आपको समझ में आया, ए जो है इस स्पीड से चल रही है, अननोन स्पीड है इसकी, ठीक है, और बी जो है 10 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री एंगल पर चल रहा है। तो ये कौन सी स्पीड होनी चाहिए इसकी कि ये आपस में कोलाइड करें, बताओ क्या करूंगा। तो भाई हमारे पास कंडीशन है कोलाइड होने की, और उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, यही बात है ना, यही बात है। तो चलो देखते हैं क्या करेंगे। तो बच्चे देखो, इसको अपन क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। तो जब हम रिजॉल्व करेंगे इसको, इधर आ जाएगा बेटा VA cos 37 डिग्री, और इधर हो जाएगा बेटा VA sin 37 डिग्री, ऐसा हो गया। इसी तरीके से इसका इधर क्या हो जाएगा बेटा 10 cos 53 डिग्री, एंड इधर क्या हो जाएगा 10 sin 53 डिग्री। तो आपने सीखा है बेटा कि टकराने के लिए ये दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए, है ना। टकराने के लिए ये दोनों कंपोनेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। तो चलो देखते हैं बच्चे, VA sin 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, sin 37 की वैल्यू 3/5, सो इट इज 3/5 शुड बी इक्वल टू 10 इंटू sin 53। तो sin 53 कितना हो जाएगा बेटा 4/5, है ना बच्चे। तो ये हो जाएगा आपका 4/5, क्लियर है। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया बेटा, देयरफॉर VA इक्वल टू देखो कितना आया 40/3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट दिस, क्लियर है बच्चे, 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो हमारा आ गया आंसर, है ना। इस तरीके इतने स्पीड से इसको चलना पड़ेगा। व्हाट दिस नाउ, अब मान लो बेटा इसी में हमसे पूछ दिया जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं मैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, ऑफ अप्रोच, ठीक है बच्चे। तो क्या हो जाएगा, ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, एडअप करता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा VA cos 37 प्लस 10 cos 53 डिग्री, ठीक है बच्चे। तो VA देखो आपका कितना आया 40/3, cos 37 क्या हो जाएगा बेटा 4/5, है ना, क्लियर है, प्लस 10 cos 53 क्या हो जाएगा बेटा 3/5। तो ऐसा आ गया बच्चे, ठीक है। तो 5 से ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 से ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 8 चौके 32/3 प्लस 2 तिया 6, ठीक है, 32 प्लस 18/3, तो ये हो गया बेटा 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बी रिलेटिव हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस कंडीशन में कितना आया 50/3 आया, ठीक है बच्चे। आ रही है कहानी समझ में आपको। अब अगर हमसे कोई पूछ देता भाई टाइम कितना लगा, कोलाइड होने में कितना टाइम लगा, तो वो भी हम बता सकते हैं, टाइम टू कोलाइड क्या हो जाएगा बेटा, हमने क्या सीखा था अभी, टाइम टू कोलाइड। टाइम टू कोलाइड क्या था, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट
अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, ये था हमारा टाइम निकालने के लिए। तो देखो ये कितना है बेटा, हमारे पास 10 है और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है 50/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो ये आ गया 30/50। तो ये गया 3/5 जो कि आएगा 0.6 सेकेंड। ठीक है, 0.6 सेकेंड बाद वो आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कोलाइड हो जाएंगे। ठीक है ना, 0.6 सेकेंड बाद वो आपस में कोलाइड हो जाएंगे। तो देखो हमने सारी चीजें निकाल ली। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस कंसेप्ट को यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट। ओके, नाउ व्हाट, तो ये हो गई बेटा जब कोलिजन होगा तो ऐसा होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि टक्कर हो ही। ठीक है, टक्कर हो ही ऐसा जरूरी नहीं है। अगर टक्कर नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है, अगर टक्कर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्लियर है। चलो, तो जैसा कि मैंने बोला, हमने क्या एग्जांपल लिया था बच्चे, लिसन, लिसन। हाँ, क्या बोल रहा हूं बच्चे, अगर मान लो ये बॉडी ए है, सॉरी ए है और ये बी है, क्लियर, ये इधर जा रहा है बी ए। क्लास है क्या तुम्हारी, अलार्म बज रहा है, इधर क्या है VB। ओके, तो इसको हमने क्या माना था, थीटा ए, और इसका क्या माना था, थीटा बी। क्लियर है बच्चे। तो मैंने क्या बोला कि ये जब इस रास्ते से गुजर रहा होगा और ये इस रास्ते से गुजर रहा होगा, तो जब दोनों एक साथ यहां पहुंचेंगे तब जाकर के टक्कर होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ वहां पहुंचे। अगर दोनों एक साथ वहां नहीं पहुंचेंगे तो टक्कर नहीं होगी। आ रही बात समझ में, तो टक्कर नहीं होगी, ये बात समझ में आ गई। तो भाई अगर कोलिजन नहीं हुआ तो फिर अपन क्या निकालेंगे, तो फिर अपन देखते हैं कि जब ये देखो पहले इसके बीच की दूरी कितनी है, इतनी है। मान लो ये चलते चलते एक समय में यहां पहुंच गया और ये चलते चलते मान लो एक समय में यहां पहुंच गया, तो अब इसके बीच की दूरी क्या रही, ये रही। अब मान लो किस समय चलते चलते ये यहां पहुंच गया और ये पार हो गया मान लो, तो अब इसके बीच की दूरी क्या है, ये है ना बच्चे। तो हर पल इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। हर पल इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो बेटा है ना, जब ऐसा हो जाएगा फिर इसके जब पार होगा, ठीक है बच्चे, इसके जब पार होगा, मान लो ये वाली बॉडी पार होकर यहाँ चली आई और तब तक ये वाली बॉडी यहाँ चली आई, तो फिर देखो डिस्टेंस क्या होने लगा, बड़ा होने लगा, है ना। यहाँ पर इतना डिस्टेंस था, अब देखो और बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगी कि पहले क्या होता है, डिस्टेंस बड़ा था, है ना, फिर उनके बीच में डिस्टेंस घटता गया और फिर उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगा। तो एक ऐसा समय आया होगा जब वो आपस में सबसे कम दूरी पर रहे होंगे। क्लियर है, अपने जर्नी में एक ऐसा समय आया होगा जब वो एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए होंगे, टकराए नहीं होंगे। टकराने के लिए दोनों को एक ही जगह मिलना पड़ा होगा, मिलना पड़ता है, लेकिन अगर वो सिर्फ एक दूसरे के आस पास आ पाता है, सबसे क्लोज आ पाता है, लेकिन टक्कर नहीं हो पाती है। ठीक है बच्चे, तो जिस समय वो सबसे क्लोज में होंगे, वो जो उनके बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस होगी, उसको अपन कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। व्हाट डू वी कॉल इट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर है, तो इस चीज को निकालना होता है जब उसमें टक्कर नहीं होती। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उस चीज को अपने को सीखना है। ठीक है, तो क्लियर है बच्चे। चलो देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
तो देखो क्या करना है आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए। अगेन मैं बनाऊंगा बच्चे, इस बार मैं फिर से इस बॉडी का नाम ए रख रहा हूं, इस बॉडी का नाम बी रख रहा हूं। ये मान लो बेटा वी ए स्पीड से जा रहा है और ये मान लो वी बी स्पीड से जा रहा है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी वी ए है और इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा वी बी है। ओके, वी ए और वी बी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना है, या तो ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के साथ देख लो या बी की रिलेटिव वेलोसिटी ए के साथ देख लो, दोनों में से एक चीज करना है। पहला स्टेप वाइज सॉल्व करना है। तो स्टेप 1, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है बच्चे, आपको क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी एक बॉडी का दूसरे बॉडी के साथ निकाल लेना है। बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मान लो निकाल लिया, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ किसका चाहिए, बी का चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, ए के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो हमको क्या निकाल लेना है बेटा, वी बी ए निकाल लेना है। तो आपको पता है बच्चे वी बी ए कैसे निकलता है, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करके, है ना, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करके ऐसा करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मिल जाएगा। आ रही बात समझ में बच्चे? ठीक है, तो अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैसे निकालोगे, तो देखो ये मान लो बेटा ये आपका क्या है, थीटा ए है और ये एंगल क्या है, थीटा बी है। ओके, तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बी को किसके साथ ऐड करना है बेटा, निगेटिव वेक्टर ऑफ ए के साथ। तो निगेटिव वेक्टर ऑफ ए का मतलब क्या होता है बेटा, इसका अपोजिट, ऐसा है ना, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये एंगल अभी भी क्या रहेगा बेटा, थीटा ए। तो आप इसको उठा करके क्या करो, यहाँ ले आओ। ठीक है, तो जब बच्चे इसको मैं यहाँ ले आऊंगा, ला सकता हूँ ना, मैं ला सकता हूँ एक वेक्टर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता हूँ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड वही भी ये रहेगा बच्चे। ठीक है, मैग्नीट्यूड वही भी ये रहेगा। एंगल क्या हो जाए, क्या है इधर, थीटा ए है। ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा ए है। तो बेटा दो वेक्टर हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ वेक्टर बी और ये हो गया माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ए। तो ये ऐसे दो वेक्टर हो गए। आप इसमें क्या लगाओगे बेटा, आप इसमें लगाओगे, है ना, वेक्टर एडिशन की रूल। क्या है वेक्टर एडिशन की रूल, वेक्टर एडिशन की रूल है बच्चे पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लेंगे। तो देखो हमें क्या मिलता है, इनका रिजल्टेंट जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है, तो बेटा ये जो है ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो गया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये पता कर लिया। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 एक्सटेंड लाइन ऑफ VBA। ठीक है, एक्सटेंड लाइन ऑफ VBA। VBA की लाइन को आपने क्या कर लिया, एक्सटेंड कर दिया। अब अपन क्या मान के चलते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में आपने निकाला है, वेलोसिटी ऑफ बी निकाला है विद रिस्पेक्ट टू ए निकाला है, तो ए को अपन क्या मान लेते हैं, स्टेशनरी। क्या मान लेते हैं, ए को मानते हैं स्टेशनरी। स्टेप 3, assume body A as stationary। ठीक है बच्चे, एज स्टेशनरी। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ए को मानेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में माने हो उसको। अगर मैं बी के ए का बी के साथ निकालता तो बी को मैं स्टेशनरी लेता। अभी मैं बी का ए के साथ निकाला हूं तो ए को मैंने स्टेशनरी लिया। ठीक है, क्लियर। तो एज्यूम बॉडी ए एज स्टेशनरी। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है वो यहीं के यहीं पड़ा हुआ है और ये ऐसा पार हो रहा है। तो बेटा देखो आप गौर से कि ये सबसे नजदीक कब आएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे नजदीक यानी सबसे क्लोज तब आएगा जब आप इसका क्या कर लोगे, एक यहां से परपेंडिकुलर डाल लोगे इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर एक क्या कर लो, परपेंडिकुलर डाल लो। ठीक है, आपने एक ऐसा परपेंडिकुलर डाल लिया। अच्छे से समझ में आया बेटा?
तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यही होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, गॉट दिस? दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो स्टेप 3 के बाद स्टेप 4, क्या हो जाएगा बच्चे? स्टेप 4 हो जाएगा कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to the line of VBA। ठीक है बच्चे, VBA वाली लाइन पर A से आप क्या कर लो? परपेंडिकुलर डाल लो। वही आपका क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दिस परपेंडिकुलर इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है बच्चे, अच्छे से समझना है आपको। तो ये कहानी समझ में आ गई बेटा। अब इसको निकालेंगे कैसे? तो अब आपको यहाँ पर जो है प्योर आपको यूज करना होता है किसका? ट्रिगोनोमेट्री का। किसका? ट्रिगोनोमेट्री का या जियोमेट्री का। ठीक है, जियोमेट्री का आप यूज करोगे। तो बेटा जब ये आप वेक्टर सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला एंगल भी मिलेगा। ठीक है, ये वाला एंगल मिलेगा। मान लो ये एंगल कितना आया? फाई आया। ठीक है बच्चे, ये एंगल आप निकाल सकते हो। तो अगर मान लो ये फाई आया और ये चीज आपको गिवन रहेगी पहले से डी, है ना बच्चे? ये डी पहले से आपको गिवन होगा। तो डी, तो इधर आ जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा बेटा? डी कॉस फाई। दिस डिस्टेंस इज डी कॉस फाई एंड दिस डिस्टेंस विल बिकम डी साइन फाई। ठीक है बच्चे, डी कॉस फाई हर समय ऐसा ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सिचुएशन पर बेस्ड होगा। तो जैसा भी आएगा उसके हिसाब से आप ज्योमेट्री लगाओगे और यूज करोगे। तो डी, तो इधर हो गया डी कॉस फाई और इधर हो गया क्या? डी साइन फाई। मैं ये फॉर्मूला याद रखने नहीं बोल रहा हूँ आपको तरीका समझने बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये डी है तो ये डी कॉस फाई हो जाएगा और डी साइन फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इस कंडीशन में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो कितना आ रहा है बेटा? डी साइन फाई आ रहा है ना? तो ये लंबाई निकाल लेंगे, वो हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा। अब हमसे बोला जाएगा कि बेटा बताओ कि मैं सबसे नजदीक कब रहूंगा, मतलब मैं कौन से समय बाद यहां पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, जब मैं सबसे क्लोज रहूंगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर पहुंचने के लिए हमें कितना समय लगेगा? तो भाई आपको पता है कि आपको यहाँ पहुंचने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। दिस डिस्टेंस है ना, ये जो डी कॉस फाई है, ये वाला डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। क्लियर सी बात है? ठीक है कि नहीं बच्चे? तो आपको ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। और कौन से स्पीड से इस डिस्टेंस में चल रहे हो बेटा? दिस इज द डिस्टेंस बाय विच यू आर ट्रेवलिंग ऑन दिस लाइन। ठीक है बच्चे, तो बेटा टाइम क्या हो जाएगा? स्टेप 5। तो अगर मुझे टाइम निकालना है, टाइम तो कितना हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस है हमारे पास डी कॉस फाई और स्पीड उधर क्या है, जो भी इसका मैग्नीट्यूड आया रहेगा स्पीड का, वो आप ले लोगे। तो VBA का मॉड, यहां से आपको क्या मिल जाएगा बेटा? टाइम मिल जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है बच्चे, इतनी सारी चीजें पूछी जा सकती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करने के लिए। अब हम लेंगे एक एग्जांपल जिससे आपको हो जाएगा पूरी तरीके से चीजें क्लियर। ओके बच्चे, चलो लेट्स सी। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है बच्चे, at a distance of 60 meter, at a distance of 60 meter, at t equal to 0, both the particles are simultaneously projected. At t equal to 0, both the particles
particles are simultaneously projected at angle 45 degree with velocities 45 degree with velocities 2 meter per second and 14 meter per second। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो बोलता है कि 14 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली फाइंड करने बोल रहा है। पार्ट ए, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। और बी, at what time is the separation between them मिनिमम, मतलब किस समय वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर पहुंच जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलो आगे बात करते हैं। तो देखो, 2 पार्टिकल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये रहा बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये मान लो ए, ये मान लो बी। क्लियर है? कितने दूरी पर है बोलता है? पहले वो 60 मीटर की दूरी पर है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। एट t equal to 0 बोथ द पार्टिकल्स आर साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री, है ना। ये दोनों को 45 डिग्री एंगल पर एक इधर से और एक इधर से फेंका जाता है। इसको भी 45 से और इसको भी 45 से। लेकिन एक को क्या स्पीड दिया है? एक को दिया है 2 मीटर पर सेकेंड और एक को दिया है 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक को दिया है 2 मीटर पर सेकेंड एंड एक को दिया है 14 मीटर पर सेकेंड। तो बोला जा रहा है कि फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। तो बेटा अपन क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे, है ना, वही चीज करेंगे अपन, वेलोसिटी ऑफ। तो आप देखो कई तरीके से कर सकते हो। क्लियर है? तो सबसे सिंपल अपन क्या करें, अगर मैं इसको तोड़ लूं बेटा, है, आपको निकालना क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है ना। तो मैं निकालता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हमको पता है क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करना पड़ेगा, है ना बच्चे। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो बेटा बी का वेलोसिटी क्या है? ये है, इसको तोड़ लेता हूं मैं। तो इधर क्या हो जाएगा 14 cos 45, तो 14 cos 45 इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बेटा 14 sin 45। आ रही बात समझ में? तो 14 cos 45 क्या होता है बेटा 1/√2, 7 दूना 24, 7√2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा बेटा 7√2 हो जाएगा। तो इस वेलोसिटी ऑफ बी को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो तो ये 7√2 का डायरेक्शन किधर है? y एक्सिस पर है, तो इसको मैं लिख लूंगा 7√2 j कैप। और ये वाला डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो माइनस लिख लूंगा मैं 7√2 i कैप। ठीक है, तो ये हो गया 7√2 j कैप माइनस 7√2 i कैप। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो कैसे लिख सकता हूँ? इसको भी देखो इधर कर सकता हूँ मैं 2 cos 45 हो जाता है 1/√2, तो ये आ जाएगा √2। सिमिलरली ये भी क्या आ जाएगा बेटा √2। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए को कैसे लिख सकते हो? √2 किधर है? y डायरेक्शन में, तो √2 j कैप, और ये किधर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो √2 i कैप। इस तरीके से हो जा रहा है बच्चे। ठीक है, √2 i कैप प्लस √2 j कैप। तो देखो आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं अपन। नाउ सी क्या हो रहा है,
वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 7√2 जे कैप माइनस 7√2 आई कैप, ये वेलोसिटी ऑफ बी हो गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा √2 जे कैप प्लस √2 आई कैप। ठीक है, तो 7√2 जे कैप माइनस क्या हो जाएगा बेटा √2 जे कैप, ये एक साथ हो गया, और इधर देखो माइनस 7√2 आई कैप और माइनस √2 आई कैप, ये एक साथ हो गया। तो 7√2 माइनस √2 क्या हो जाएगा बेटा 6√2 जे कैप, और ये देखो माइनस 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 हो जाएगा 8√2 आई कैप। ठीक है, तो ये हो गया देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का एक्सप्रेशन। क्लियर है बच्चे? तो अगर मैं इसको, है ना बच्चे, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाऊं तो माइनस आई कैप मतलब क्या हो गया बेटा इस तरफ, माइनस आई का मतलब हो गया इस तरफ, मैग्नीट्यूड कितना है 8√2। ठीक है, और प्लस जे कैप का मतलब हो गया इस तरफ। ठीक है, और कितना बेटा 6√2। मैं अगेन आपको बोलता हूँ बेटा, बिना वेक्टर के आपको ये सारी चीजें समझ में आने वाली है नहीं। जब तक आप वेक्टर अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो बेटा ये 8√2 और ये 6√2, तो बेटा इसका डायरेक्शन किधर आना चाहिए, इनका डायरेक्शन ये हो जाएगा बेटा दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड के लिए मॉड निकालूंगा, स्क्वायर रूट 6√2 का स्क्वायर 36 इंटू 2 है ना, 36 इंटू 2 और 64 इंटू 2। ठीक है, 64 इंटू 2, तो ये देखो 2 कॉमन हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 200 हो गया, तो 100 से 10 बाहर आ गया, तो ये हो गया बेटा 10√2। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो है उसका मैग्नीट्यूड आ गया 10√2। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन मान लो इसको एंगल बोलता हूं, ये दिस एंगल फाई, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेट्स सी, तो 10 फाई इक्वल टू हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 6√2 और दिस इज 8√2, √2 कैंसिल हो गया बेटा, 2 से 3, 2 से 4, तो ये देखो कितना आया 3/4। अब आपको शायद पता होगा 3/4 10 की वैल्यू कब होती है, जब एंगल क्या होता है 37 डिग्री, क्या होता है 37 डिग्री। तो आपको दिखा बेटा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो है वो क्या हो रहा है 37 डिग्री पर हो रहा है ना, इस एक्सिस के साथ। तो इस एक्सिस के साथ 37 डिग्री पर, ध्यान से देखें, इस एक्सिस के साथ 37 डिग्री पर, है ना, ये हो जाएगा क्या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो मैंने क्या बोला बेटा, अगले स्टेप में इसको क्या कर लो, एक्सटेंड कर लो। इसको हमने क्या कर लिया बेटा, एक्सटेंड कर लिया, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से एक्सटेंड कर लिया। फिर मैंने क्या बोला बेटा, आपने ए के रिस्पेक्ट में निकाला ना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाला है, तो ए को क्या मानो स्टेशनरी, तो ए बेचारा क्या है बेटा स्टेशनरी है। ए अगर स्टेशनरी है तो अब आपको ए से क्या करना है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना है। तो ये जो है यही है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है बच्चे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यही है आपका क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके बच्चे, तो अब आपको ये दूरी निकालनी है। तो देखो आपको क्या है बेटा, आपके पास ये डिस्टेंस है 60 मीटर, आपके पास ये एंगल है 37 डिग्री। तो मैंने बोला था आपको ये क्या हो जाएगा बेटा 60 cos 37 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 60 sin 37। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बिकम 60 sin 37। तो बेटा 60 और sin 37 की वैल्यू क्या होती है 3/5। तो ये हो गया 5 से 12, 12 36, 36 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी ये डिस्टेंस कितना है 36 मीटर है। अच्छे से समझा बेटा, वेरी गुड। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 60 cos 37, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 60 cos 37 एंड cos 37 इज 4/5, 4/5, 5 से 12, 12 चौके 48 मीटर हो जाएगा ये। तो बेटा इसको यहां से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तक पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा
48 मीटर चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? 48 मीटर चलना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है बच्चे? 48 मीटर चलना पड़ेगा। तो कितना टाइम लगेगा? टाइम निकालना है ना, तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चे? टाइम हो जाएगा हमारा, टाइम हो जाएगा दिस स्पीड सॉरी दिस डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, जो हमारा क्या आया था 10√2। तो टाइम जो हो जाएगा बच्चे, टाइम हो जाएगा 48 अपॉन 10√2। तो सॉल्व कर लोगे, ये हो जाएगा टाइम, टाइम ऑफ अप्रोच। कोई दिक्कत बच्चे? क्लियर है? आपको कहानी समझ में आ गई? तो ये जो सेकंड हमने कंसेप्ट सीखा उसको कैसे यूज करना है वो भी आपने देखा। ओके बच्चे, तो ये था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर, है ना। अच्छा, एक और तरह के प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं, वो भी आप देखो, 5 मिनट बस। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे यूज करना है। दोनों ही तरह की चीजें मैंने आपको समझाई। जब कोलिजन होगा तो क्या करना है, और जब कोलिजन नहीं होगा तो क्या करना है। दोनों ही कंडीशन में हमने बातें करी। चलो आगे देखते हैं। देखो, एक इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आता है बच्चे। आपको बोलेगा कि एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है बच्चे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके एक वर्टाइसिस पर बॉडी ए है, एक वर्टाइसिस पर बॉडी बी है, और एक वर्टाइसिस पर बॉडी सी है। क्लियर है? आपको बोलेगा कि ए जो है ना वो बी की तरफ चलता है, ए बी की तरफ चलता है विथ स्पीड v, बी जो है वो सी की तरफ चलता है विथ स्पीड v, और सी जो है वो ए की तरफ चलता है विथ स्पीड v। मतलब सेम स्पीड से तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे को देखते हुए चलते हैं, मतलब एक दूसरे के हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहते हैं। ठीक है बच्चे, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से क्या मतलब हुआ इसका कि जब ये इस तरफ, जब यहां था तो ये क्या हो रहा है बेटा, इसको ऐसा देख रहा है ना, इधर चल रहा है, इधर चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ये इधर आगे बढ़ जाएगा, और ये इधर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ध्यान से देखना। ठीक है, तो भी अब क्या होगा, ये इसकी डायरेक्शन में चलेगा, ये इसके डायरेक्शन में चलेगा, और ये इसके डायरेक्शन में चलेगा। फिर क्या होगा बेटा, थोड़ी देर बाद ये आगे बढ़ जाएगा, ये थोड़ी देर बाद आगे बढ़ जाएगा, और ये थोड़ी देर बाद आगे बढ़ जाएगा। फिर से ये क्या करेगा बेटा, ये इसके डायरेक्शन को देखेगा, ये इसके डायरेक्शन सॉरी ये इसके डायरेक्शन में चलेगा, और ये इसके डायरेक्शन में चलेगा। हर समय यही होते रहेगा, और फाइनली जो है पता है, फाइनली आप देखोगे ऐसी करके तो ये सेंटर में जाकर के मिलता है। तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेंटर में जाकर के मिल जाते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है बच्चे, तो आपको हर बार इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया कि ये हमेशा कैसे होगा, सेंटर में जाके मिलेगा। तो बच्चे, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था, और हमको पता चल गया कि ये जो है कहाँ जाकर के मिलेगा, सेंट्रॉइड पर जाकर के मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। और एक चीज पता है बच्चे आपको कि ये सारे एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल में 60, 60 एंड 60 होते हैं। ठीक है, ये V और ये V से चल रहे थे, है ना। इसका नाम A था, इसका नाम B था, और इसका नाम C था। तो हमको पता है बेटा कि फाइनली A को यहां से कहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, B को भी यहां से यहां पहुंचना है, C को भी यहां से यहां पहुंचना है। तो ये दूरी और ये दूरी, है ना, चलना है किसी को भी। ठीक है, इतना तो चलना ही पड़ेगा। आ रही कहानी समझ में आपको? तो बेटा पहले यहां थे, फाइनली यहां पहुंच जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो, यही तो वो डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज द ओनली डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड? ठीक है बच्चे, तो अब सवाल उठता है कि हम इसको निकालें कैसे। ठीक है, हम इसको कैसे निकालें, ये डिस्टेंस कैसे निकालें। ठीक है बच्चे, तो देखो ये अगर मान लो इसको मैं पूरा कर लूं तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, एच। ये कंप्लीट को क्या बोल सकते हैं अपन, एच बोल सकते हैं। तो आपने शायद पढ़ा होगा बेटा, ठीक है, ये सेंट्रॉइड है, या फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास करके पढ़ते हैं, सेंट्रॉइड पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि ये जो होता है ना, ये इसका दूरी जो है ये होता है 2 टाइम्स h/3।
कितना होता है, यहां से यहां तक कितना होता है 2 टाइम्स h/3, और नीचे क्या होता है, अगर ये टोटल h है, अगर टोटल h है तो ये इधर से इधर तक 2 टाइम्स h/3 होता है, और ये h/3 होता है। आगे बात समझ में आपको। तो मान लो बेटा इसकी साइड लेंथ कितनी है, l है, तो l और ये एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री है, तो आपको पता है ये l है, तो ये क्या होगा बेटा l sin 60 होगा। तो यहां पर हमको पता है कि h बराबर क्या होगा, l sin 60, ठीक है, ये l cos 60 और l sin 60, l को जब ब्रेक करेंगे तो बेटा l sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो गया √3l/2, ये हो गया h। तो बेटा ये से ये क्या है, तो ये इसको मैं अगर r बोलूं तो r बराबर क्या है 2 टाइम्स h/3 है, यानी 2/3 टाइम्स, और h हमारे पास कितना आया है √3l/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, √3 से ये √3 हो जाएगा, देयरफॉर r बराबर क्या बचा, देखो l/√3। अच्छे से समझ में आया आपको, ये l/√3। तो हर हाल में हर एक को डिस्प्लेसमेंट तो कितना करना है भाई, l/√3 ही करना है। ओके, और फाइनली इसको पहुंचना यहां है, मतलब इस डायरेक्शन में इसका नेट वेलोसिटी होना चाहिए। नेट रिलेटिव वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसका इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसका इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो बेटा स्टार्ट कहां से किया था इसने, इधर, इसने इधर, इसने इधर, ठीक है बेटा, और ये जो होता है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल क्या है 30 डिग्री। तो बेटा इसका कंपोनेंट ले लो आप इस तरफ, ठीक है, इसका कंपोनेंट अगर ये v है तो इधर इस कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा v cos 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, इधर क्या हो जाएगा कंपोनेंट v cos 30 डिग्री। तो इसको इतना चलना है तो इस डायरेक्शन में क्या स्पीड है v cos 30, तो बेटा टाइम निकल जाएगा, कब वो मिलेगा, है ना, कब कोलाइड होगा ये टाइम मिल जाएगा आपको। क्लियर है, तो देखो तो टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, लेंथ कितना है बेटा l/√3, और ये कितना हो गया v cos 30, स्पीड कितना हो गया v cos 30, तो l/√3 इंटू v, और cos 30 की वैल्यू क्या होता है बेटा √3/2, तो ये देखो क्या हो गया 2l/3v। इतना टाइम आपको लगेगा, अंडरस्टूड बच्चे, इतना टाइम आपको लगेगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बच्चे। तो मैंने सारे वैरायटी आपको डिस्कस कर दिए, आप इस वैरायटी के कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, नहीं होता है मुझे फिर से बताइए। ओके बच्चों, बाय बाय।